हेलो बेटा, क्लास 8 के छात्रों का ऑनलाइन क्लास में आज 29 तारीख की स्वागत है। जैसे कि हम कल आपको एक्सरसाइज करा रहे थे, उसी के आगे हम अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीवाणु वातावरण में नाइट्रोजन की आपूर्ति को बनाए रखता है। तो हमने आपको पीछे एक्सरसाइज में करा चुके हैं, लेकिन आप फिर ध्यान दे लें, लिख लें कि कौन सा जीवाणु है जो वातावरण में नाइट्रोजन को आपूर्ति को बनाए रखता है। वो है राइजोबियम। राइजोबियम वह जीवाणु है जो वातावरण में नाइट्रोजन के आपूर्ति को बनाए रखता है। तो आप लिख लेंगे 7वें का राइजोबियम। राइजोबियम वह जीवाणु है जो वातावरण में ऑक्सीजन की पूर्ति को बनाए रखता है। नेक्स्ट आपको दिया है 8वां, कृषि से हमें क्या प्राप्त होता है। तो आप जानते हो कि कृषि मतलब खेती किसानी से हमें क्या प्राप्त होता है। तो कृषि से हमारी ऊर्जाओं की पूर्ति होती है, अर्थात हमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कृषि के द्वारा भोज्य पदार्थ व अनाजों की प्राप्ति होती है। तो आप लिख देंगे कृषि से हमें क्या प्राप्त होता है। तो कृषि क्वेश्चन आप अपनी बुक में देख लिया करें, 8 नंबर क्या है, हम खाली आंसर लिखते हैं। तो कृषि से हमें क्या प्राप्त होता है, तो आप लिख दोगे कृषि से हमें भोज्य पदार्थ व अनाज प्राप्त होते हैं जो कि हमारे लिए ऊर्जा के स्रोत हैं। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट आपको दिया है, किताब देखें, लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला दिया, किसी की विभिन्न पद्धतियों का नाम लिखिए। मतलब किसी की विभिन्न पद्धतियाँ जिसके द्वारा कृषि की जाती है, उन पद्धतियों का नाम लिखना है। तो कृषि में आप जानते हो, सबसे पहले खेत की जुताई करना, फिर बुआई करना, बुआई करने के बाद सिंचाई करना, सिंचाई के बाद फसल तैयार होने के बाद उसकी कटाई, और कटाई के बाद अनाज को उसके पेड़ पौधों से अलग कर लेना। ही किसकी पद्धतियाँ हैं जिसके द्वारा हम कृषि को अंतिम रूप देते हैं। तो आप लिख लेंगे कृषि की विभिन्न पद्धतियों में सबसे पहले हम खेतों की जुताई करते हैं, जुताई करने के बाद उसमें बीजों को बोना, सिंचाई करना, और फसल तैयार होने के बाद अनाजों को अलग कर लेना, व समय समय पर उर्वरक तथा कीटनाशक दवाइयों का उपयोग कृषि पद्धति में आता है कि इस हिसाब से कृषि पूर्ण होती है। अगला आपको दिया है कि बीज बोने से पहले मृदा को किस प्रकार तैयार किया जाता है और ऐसा क्यों किया जाता है। तो आप अपनी रफ में लिख लें कि बीज बोने से पहले कृषि को किस प्रकार तैयार करते हैं और ऐसा क्यों किया जाता है। तो आप लिख लें कि बीजों को बोने से पहले किसी के क्षेत्र में सबसे पहले जुताई की जाती है। जुताई करने के लिए जुताई करने के बाद जो अच्छी किस्म के बीजों को बोते हैं और स्वस्थ और कीटों से मुक्त होने चाहिए, जिस कारण की अच्छी पैदावार हो। तो आपका क्वेश्चन जो है कि बीजों को बोने से पहले मृदा को किस प्रकार तैयार किया जाता है। तो बीजों को बोने से पहले मृदा की खूब अच्छी तरह से जुताई की जाती है और उस मृदा को समतल बनाया जाता है, और समतल बनाने के बाद जो इसकी नमी होती है वो नमी ऊपर आ जाती है, और जो आपके लिए लाभदायक जीव जंतु होते हैं वो मृदा में ऊपर आ जाते हैं। इस प्रकार मृदा को तैयार किया जाता है। ये पौधों को जल सोखने की शक्ति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ये मृदा खाद उर्वरक भी पर्याप्त मात्रा में मिलाने के लिए सहायक होते हैं, जो कि सीधा जड़ों में चले जाते हैं। कृषि को मृदा को इस प्रकार तैयार किया जाता है कि उसकी जो जड़ें हों बीज की, वो गहराई में चली जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि संबंधी 2 ऋतुएं कौन कौन सी हैं, फसलों के उदाहरण भी दीजिए। तो आप जानते हैं कि भारत में कृषि
संबंधी जो दो ऋतुएं हैं, दो ऋतुएं वो हैं आपकी नंबर 1 खरीफ और नंबर 2 रबी। ये हमारी दो फसलें होती हैं, इन्हीं को ऋतुएं कहते हैं। खरीफ फसल पहली ऋतु है और दूसरी है रबी फसल। खरीफ फसल वह फसल जो गर्मी के समय में बोई जाती है और रबी फसल वह फसल आपको हमने पीछे बताया जो जाड़े के दिनों में बोई जाती है। अब कह रहे हैं कि फसलों के उदाहरण भी दीजिए। खरीफ फसल का पहला एग्जाम्पल है धान और रबी फसल का आप जानते हो गेहूँ। ये आपके एग्जाम्पल हैं खरीफ व रबी फसल के। तो भारत में किस संबंधी जो दो ऋतुएं होती हैं वो आपकी वो हैं खरीफ फसल ऋतु और रबी फसल ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फसल चक्र लाभकारी क्यों है? तो आप लिखेंगे फसल चक्र। फसल चक्र आप अपने नोट्स में लिख लेंगे कि अलग अलग फसलों को तैयार करना फसल चक्र कहलाता है। इससे मृदा की शक्ति बनी रहती है। अगर हम एक ही प्रकार की फसलों को लगातार बोएं तो वो मृदा की शक्ति को वो कुछ निश्चित पोषक तत्वों को में कमी आएगी। जैसे कि अगर एक ही फसल बोएंगे तो हो सकता है उस फसल के द्वारा नमी या नाइट्रोजन अन्य तत्व लिए जा रहे हों तो वो लगातार उनका उपयोग करके उन तत्वों को कम करेंगे मृदा से। इसलिए अलग अलग फसलों को बोते रहना चाहिए। इसी को फसल चक्र कहते हैं और ये मृदा की उपजाऊ शक्ति के लिए आवश्यक होते हैं। आप लिख लेंगे। बीज बोने की विभिन्न प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं? तब आता हमारा कि आखिर हम बीजों को किन किन प्रक्रियाओं के द्वारा बो सकते हैं, मतलब बीज कितने प्रकार से बोए जा सकते हैं। इसी को प्रक्रिया कहते हैं कि बीजों को बोने की प्रक्रियाएं क्या हैं, अर्थात हम बीजों को कितने प्रकार से खेतों में बोते हैं। तो आप देखेंगे कि बीजों को बोने की प्रक्रियाएं कितनी हैं। तो आप बीजों को बोने की प्रक्रिया अगर देख लेंगे तो बीजों को बोने की प्रक्रिया है नंबर 1 स्वस्थ बीजों को बोना, नंबर 2 खेतों में बीजों को पर्याप्त गहराई में डालना, नंबर 3 एक ही समय पर बीज और नन्हे पौधों को बहुत दूर भी नहीं होने चाहिए। इससे खेतों में खाली स्थान व्यर्थ चला जाता है। और होता है कि आपके बीजों को बोने की प्रक्रिया, तो बीजों को बोने की प्रक्रिया में आपको यही ध्यान देना होता है कि आखिर हमें बीजों को सही तरीके से बोएं, नहीं तो पता चलेगा कि आपने बीजों को बोया और आप खेत में ऊपर ही बीजों को बो दें और वो गहराई में न जाएं। तो ऐसी स्थिति में बीज जो है ऊपर बोने के बाद बीज आपके वायु में की नमी में सड़ जाएंगे और फिर आपके पौधे नहीं निकलेंगे। दूसरा है कि बीजों को अगर हम बहुत नीचे गहराई में बो दें तो हो सकता है बीजों को ज़्यादा नमी कारण से आपके बीज सड़ जाएं। इसलिए बीजों को बोते समय इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि सही पर्याप्त जगह में बीजों को बोया जाए और स्वस्थ बीज ही बोने चाहिए। अगर हम अस्वस्थ या सड़े गले बीज बोएंगे तो उनसे जो अंकुरण नहीं होगा और अच्छी तरह से बीजों में से पौधे नहीं निकलेंगे। तो बीजों को बोने की ये प्रक्रियाएं हैं। नेक्स्ट आपका दिए सिंचाई की विभिन्न पद्धतियों के नाम बताइए। तो सिंचाई की विभिन्न पद्धतियों के नाम आप देखेंगे कि नंबर 1 सिंचाई की पद्धति हो सकता है कि हम क्यारी द्वारा खेतों को सींचें। ड्रिप विधि होती है जिसमें बूंद बूंद पानी खेतों में जाता है। फव्वारे द्वारा है, वर्षा द्वारा है। ये जो हमारे खेतों की सिंचाई की विभिन्न विधियां हैं जिनके द्वारा हमारे खेतों में सिंचाई होती हैं। तो इन चीज़ों का हमें
ध्यान देना होता है कि सिंचाई की विभिन्न पद्धतियों के नाम। तो आप सिंचाई की विभिन्न पद्धतियों के नाम में कितने प्रकार से खेतों को सींच सकते हैं। तो पाइप द्वारा, ड्रिप द्वारा, फव्वारे द्वारा, वर्षा द्वारा, ये आपकी सिंचाई की विभिन्न पद्धतियाँ हैं जिसे आप अपने नोट्स में लिख लें। आगे आप आते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न में। तो यहाँ दिया फसल उत्पादन मनुष्यों के लिए एक अत्यंत उपयोगी क्यों समझा जाता है। ये अब आपके लॉन्ग क्वेश्चन है जिन्हें वैसे लिख कर नहीं कराया जा सकता क्योंकि लंबे क्वेश्चन है। हम आपको वैसे बताते चलेंगे। फसल उत्पादन मनुष्यों के लिए अत्यंत उपयोगी की, तो अब आप समझें कि मनुष्यों के लिए अत्यंत उपयोगी क्यों है। तो आप जानते हो कि फसल उत्पादन के द्वारा ही मनुष्य की दैनिक आवश्यकताएं, ऊर्जा की पूर्ति होती है। अगर हम फसलों को तैयार न किया जाए तो मनुष्यों के दैनिक जीवन के लिए, उनकी वृद्धि के लिए, अन्य क्रियाकलापों के लिए अनाज का उत्पादन नहीं होगा और फिर जो होगा कि मनुष्यों की ऊर्जा के जो स्रोत है ये कम हो जाएगा। इसलिए जो है फसल का उत्पादन मनुष्यों के लिए अत्यंत उपयोगी कहा जाता है क्योंकि मनुष्य फसलों पर सीधे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है। अन्य जीव जंतु अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं, लेकिन मनुष्य जो होता है वो फसल उत्पादन पर प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है। नेक्स्ट वीडियो हम आपको कल डालेंगे। हम जितना पढ़ा रहे हैं इसे आप नोट करते चलें।